Hello everyone and welcome to Sambhav Law. In today's session we have with us Priyanshu who has scored a very fantastic All India rank 122 in the CLAT PG 2025 examination, and accordingly he is here to tell us about his journey, how he prepared for the CLAT PG exam, and also we would like to also see and learn as to how and basically what he did in order to get this success. So accordingly, Priyanshu, I would like to welcome you to the channel firstly. Thank you so much, sir. And Priyanshu, accordingly, please, I would firstly like you to please introduce yourself to the students. Uh, And okay, so hello everyone. My name is Priyanshu Fauzdar, as sir told. So I'm a fifth year student at NLU Guwahati, and basically I'm from Alwar, Rajasthan. okay. And accordingly, Priyanshu, if I talk about your CLAT PG preparation, so accordingly, अरे यार shit, एक मिनट रुक जाइए. WhatsApp पर करना पड़ेगा. थोड़ा सा we can start on the beginning या फिर इसको चलो कट कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा. हाँ. We'll get it. So accordingly, Priyanshu, my next question. So next पे नहीं आते. So according to Priyanshu, my first question would be that how did you start your CLAT PG preparation firstly? तो सर सबसे पहले जैसा मैं मानता हूँ सबसे पहला स्टेप होता है सिलेबस देखना। तो सबसे पहले सर मैंने सिलेबस देखा। तो सिलेबस अगर हम कंसोर्टियम की वेबसाइट पर भी देखें तो एक पैरा में केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लिखा हुआ है, एक लाइन में। और फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं सारे अदर लॉज। तो इससे पहला तो ये क्लियर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर फिर मैंने पीवाईक्यूज देखे थे, और जितना भी है सर, जब से मैंने क्लैट देने का सोचा था तो मैं काफ़ी यूट्यूब पे देखने लग गया था। जितने भी हैं सर, संभव लॉ पे पहले से भी टॉपर्स के वीडियोस थे, उन सब से कि क्या एनालिसिस खुद का, कि वो क्या बोल रहे हैं। तो सर मैंने बांट लिया था सब्जेक्ट्स को तीन हिस्सों में एक तरह से। सबसे पहला कॉन्स्टी हो गया, दूसरे पे सर जो सबसे ज़्यादा आता है, तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस और क्रिमिनल लॉ में भी सर सीआरपीसी सबसे इम्पोर्टेंट शायद। फिर इंटरनेशनल लॉ, ईएल मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि इस साल काफ़ी ईएल से क्वेश्चंस आए हैं। और फिर सर एक कंपनी लॉ भी मैंने लिख दिया था उसमें। जी. और फिर तीसरा सर जो मेरा करना था मुझे हायरार्की में प्रिपेयर, वो था फैमिली, प्रॉपर्टी, लेबर और एडमिन को। तो सर मैं कॉन्स्टी के साथ ही लेके चलता था, क्योंकि एडमिन और कॉन्स्टी में इतना फर्क एक ही मुझे एक है, लगता नहीं हाँ, है। बिल्कुल तो बिल्कुल जी. तो सबसे पहला तो सर मेरा यही था कि मुझे अब क्योंकि मैंने जेन्युइनली लास्ट में सिर्फ एक मंथ में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। तो मुझे बस ये था कि सबसे बेस्ट कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, इतना कम टाइम में सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। तो सर इसीलिए मैंने पहले सिलेबस को बांटा था, फिर मैंने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया था। अच्छा, सो प्रियांशु, अकॉर्डिंगली अगर आप लोग बात करते हैं, आपने जितने सब्जेक्ट मुझे बताया कि ये आपके थे, तो इनकी जो प्रिपरेशन वगैरह थी वो आपने जब शुरू करी तो वो आपको पहले से आपको कॉलेज में प्रिपरेशन था आपका कि आपने बाद में करा, कैसे आपने उस चीज को मैनेज करा? हाँ सर, मतलब मैं पहले से ही सर थोड़ा थोड़ा पढ़ता आ रहा था। तो ऐसा तो नहीं है कि सीधा आपने 4 साल कुछ ना पढ़ा हो और सीधा एक महीने में प्रिपेयर तो आप नहीं कर सकते ऐसा। तो कुछ कुछ आइडिया मुझे था। और जब भी कॉलेज के एग्जाम्स आते थे तो जो भी नोट्स मैं बनाता था लास्ट में पढ़ने के लिए, तो उन नोट्स से काफ़ी मुझे हेल्प हुई थी। तो हाँ सर, इसी तरीके से। अच्छा, और बाकी अगर मैं बात करता हूँ क्लैट पीजी एग्जाम के ऊपर, तो जैसे आपने ये बताया कि ये सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम पेपर देने दे तो आपने ये देखा कि थोड़ा सा पैटर्न बहुत डिफरेंट है इस बार कंपेयर टू जो पिछले साल के 5 साल में हमारा आया है. तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था पेपर देख के? अ, सर पेपर में एक्चुअली मैं मतलब सिलेबस पे जो मैंने प्रिपरेशन किया था उसके बाद मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा था कि कुछ अलग आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं आया तो। मेरा सबसे पहला सर पेपर देखने का सबसे पहला मेरा जो काम था वो था कि क्वेश्चंस कितने आए हैं। 20 पैराज हैं, 24 पैराज हैं, या फिर 12 ही हैं, क्या है। तो 24 पैराज देख के सर सबसे पहले तो मेरा ही हो गया कि ये 2024 जैसा ही पेपर है। तो जैसा मेरा प्लान था सर, उस प्लान के अनुसार अगर 24 पैरा आए तो मेरा फोकस रहेगा जल्दी से जल्दी करने पे, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर सकूं। क्योंकि अगर 20 पैराज आते हैं तो एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा मैटर करेगा, लेकिन 24 पैराज में आपका स्पीड भी मैटर करेगा। तो ये सबसे बड़ा मेरा था कि अब जल्दी जल्दी मुझे पढ़ना पड़ेगा। और सर जो जैसा मैंने बताया, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनसे तो सवाल हर बार आते ही हैं। जोरिस से आएगा ही आएगा, ईएल से आएगा ही आएगा। जो ऐसे चीज़ें होती हैं कि कंपटीशन लॉ हो गया, सेबी हो गया। तो इसमें मुझे सर इंटर्नशिप्स का काफ़ी हेल्प मिला, क्योंकि मैं अभी तक मेरा सारा फोकस इंटर्नशिप्स पे था। इसी सेमेस्टर से मैंने थोड़ा स्टार्ट किया था फिर क्लैट पीजी का देखने के लिए। तो
जो बेसिक चीज़ें थी वो मेरी इंटर्नशिप से काफ़ी क्लियर हो गई थी। और इतना देखा है सर मैंने कि जो भी थोड़े से बेसिक लॉज नहीं है जो अलग से हट गए, आईबीसी हो गया, कंपटीशन हो गया, सेबी का हो गया, तो उसमें बहुत टफ सवाल वो नहीं पूछते हैं। और उसमें अगर आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो एक टोन सेट हो जाएगा कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में नेगेटिवली बात कर रहे हैं, पॉजिटिवली बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस हिसाब से सर, और पिछली बार से मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लगा था। बस इस बार जैसे कि हम बात करें तो प्रॉपर्टी से ठीक ठाक सवाल आ गए, ईएल से काफ़ी आ गए। और थॉट्स भी आ इस गया। साल के सर रीसेंट, हाँ सर, वही। तो वो चीज़ है। तो इसके अलावा जैसे अगर हम लोग बात करते हैं प्रियांशु की, आपने लास्ट के 1 महीने में जो आपकी प्रिपरेशन थोड़ा सा प्रॉपर्ली चालू करी, तो इसमें आपका मॉक पेपर्स का और बाकी चीज़ें का क्या रोल था? मतलब कैसे आते प्रिपरेशन उस समय, फिर कैसे फोकस ऑन कैसे किया आपने? जी सर, तो जैसा मैंने बताया था सर कि एक ही महीना था मेरे पास, तो मुझे लग गया था कि पढ़ने से ज़्यादा मुझे पेपर कैसे देना है, कैसे करना है और क्या पैटर्न होता है उसको समझना पड़ेगा। तो सर इसलिए मैंने कोई कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स तो कहीं से लिया नहीं। लेकिन मैंने सर संभव लॉ से एक मॉक्स का और केस लॉ की समरीज का एक कोर्स था, तो वो ज्वाइन किया था। तो उसमें सर फिर मुझे ज़्यादा हेल्प जो करी वो सब्जेक्ट वाइज मॉक्स ने करी। ठीक। वो मतलब मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट वाइज। और जो प्रॉपर मॉक्स थे वो तो सर मैंने सिर्फ लास्ट में दिए थे 3-4, कि मैं एक बार 2 से 4 के बीच में एक बार दे के देख लेता हूँ, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए और पूरा एक मतलब काइंड ऑफ मसल हाँ, मेमोरी काइंड ऑफ एक टाइप हो दिमाग आपका जाएगी। यूज टू हो जाए। जी जी जी। हाँ जी। हाँ सर, तो यही था। बाकी सब्जेक्ट वाइज मॉक्स ने काफ़ी हेल्प किया था। अच्छा अच्छा। और पीवाई क्यू सर काफ़ी हेल्प करते हैं लास्ट टाइम में, क्योंकि अ, मतलब ऐसा जनरल में मानता हूँ कि क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर क्वेश्चन वो ही कर लो जो पहले आए हुए हैं तो उनसे बेस्ट मतलब क्या ही होगा फिर। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अन्य जो प्रियांशु, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि अब जैसे आगे कैंडिडेट्स होंगे जो कि अब इस बार 2000 क्लैट पीजी 26 की तैयारी करेंगे, तो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और आपको अगर मान लो 26 की तैयारी करनी है, तो आप इस चीज को कैसे देखोगे, कैसे आप अपनी तैयारी शुरू करोगे? हाँ, तो सर जैसा मैं बताया कि एक महीने में करा है तो वो सही अप्रोच तो नहीं है। जी। मेरे लिए काम कर गई लेकिन वो सही अप्रोच तो नहीं है इन जनरल। तो कम से कम 3-4 महीना तो हम दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को, जो कि डिमांड भी है इस एग्ज़ाम की। तो सर तो सबसे पहले तो वही है कि बेसिक लॉस को ख़त्म करना होगा। बिल्कुल। और ऐसा सबसे पहले ऐसा नहीं मान सकते कि क्लैट पीजी बहुत ही कोई पैटर्न नहीं है या फिर केवल केस लॉ से आता है, ये सब कहने की बात है सर। जो पहले बेसिक लॉस जो खत्म हुए, बेसिक सब्जेक्ट खत्म हुए, सबसे पहला स्टेप तो वही होता है। जी। अ, उसके बाद सर हाँ सर, तो सबसे पहला स्टेप तो वही होता है। फिर लास्ट में सर मैं मॉक्स का इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल मतलब डिनाई नहीं कर सकता। मॉक्स का बहुत बड़ा रोल है। आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं मॉक्स दे सकते हैं। पीवाई क्यू सॉल्व करने ही चाहिए, क्योंकि सर हमको एक आइडिया लग जाता है कि अगर जूरिस से भी सवाल आएंगे तो यूजुअली वो कैसा पूछता है, क्लैट कैसा पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा तो कैसा पूछते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और पिछले 3 साल से पैटर्न बदल गया है। 3-4 साल से पैराग्राफ वाले बेस आने लग गए हैं। तो उस प्रैक्टिस के लिए भी और अब कैसा उसका फोकस है, इसके लिए पीवाई क्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीवाईक्यूज की प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर उनको लगाना, ये देखना कि पैटर्न कैसे डिविएट यस हो सर। रहा है, क्या चीज़ें, उन सबको आपको ध्यान में रखना है। और कहीं ना कहीं प्रियांशु, एक चीज़ और जो दिमाग में आपके आती है कि पेपर की जो डिफिकल्टी है, आपका टाइम मैनेजमेंट है, और जो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स है उनकी अलग प्रिपरेशन अपनी अलग अलग करनी है, इन सब चीज़ों को आप कैसे एक साथ मैनेज करते हैं? थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ पे भी फोकस करें थोड़ा। हाँ सर। सर ये मैं पहले भी बोला था कि अभी इसमें कंफ्यूजन रहता है कि 20 पैरास दे देंगे या फिर 24 पैराग्राफ दे देंगे। तो जैसे ही 24 पैराग्राफ्स आए तो स्टार्टिंग में मेरा पहला ही काम था कि पैरास चेक करना कि कितने पैराग्राफ्स हैं। तो मेरा सबसे बड़ा पहला जो स्टेप था ये था कि अब मुझे जल्दी करना है पेपर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और सर जो जूरिस वगैरह है उनमें मैं मानता था कि जैसे जूरिस हो गया और एडमिन लॉ से सवाल हो गए, उसमें मैं सोचता था कि इसमें तो पैराग्राफ पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जूरिस वगैरह और एडमिन वगैरह में एक वो टोन सेट करते हैं, या तो किसी कॉन्सेप्ट की बुराई करते हैं या अच्छाई करते हैं, फिर क्या है। जैसे कि नेचुरल लॉ पे आ गया तो नेचुरल लॉ का पूरा अच्छाई बताने लग जाएंगे। ऐसा कुछ भी मतलब चीजें, तो एक टोन सेट होता है सर पैराग्राफ पढ़ने से, वो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं छोड़ सकते कि आप जल्दी करने के लिए पैरा ही स्किप कर दो, वो बिल्कुल गलत अप्रोच है। कुछ चीजें होती हैं जिनमें हम पैरा छोड़ सकते हैं, पैराग्राफ पढ़ना छोड़ सकते हैं। जैसे कि
कंपनी लॉ में मान सकता हूँ कि अगर आपने पढ़ा हुआ है प्रोविजंस तो आप पैराग्राफ्स एक बार छोड़ सकते हो अगर आपका टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो अगर आपने पहले टाइम वेस्ट कर दिया तो। लेकिन पैराग्राफ पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सब्जेक्ट सर, मेरा वही है कि सबसे बड़ा रोल तो सर ये है कि एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है। मतलब मेरा लास्ट तक भी ये था, चाहे मैं 2 ही दिन मुझे एक सब्जेक्ट को करने को मिले, लेकिन मैं एक बार पढ़ के जाऊँगा। ताकि एक कॉन्सेप्ट का आइडिया तो लग जाए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अननोन कॉन्सेप्ट है, कुछ अता-पता ही नहीं है। इसके लिए सबसे पहला तो है कि चाहे कुछ भी हो, फैमिली भी हो, तो एक बार आप पूरा पढ़ जाओ। इतना नहीं कि पूरा रट गया, अच्छी तरह आपको याद हो गया, लेकिन एक बार तो पूरा पढ़ लेना चाहिए। और प्रॉपर्टी सर, मैं अपना अगर बिल्कुल सच बताऊँ तो प्रॉपर्टी मैंने लास्ट के सिर्फ़ 2 दिन में पढ़ा था। कि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिए, जो भी है, तो वो वाला चीज़। और जो कुछ चीज़ें थी कॉन्स्टी जूरिस और ये सारी चीज़ें, तो मैं थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था 1 डेढ़ महीने पहले से ही। तो ये सब चीज़ें थी। तो और मॉक्स तो सर मैंने मतलब लास्ट में जैसा आपसे आपसे मैंने पूछा भी था सर एक बार कि आपका सर एक वीडियो आया था, उसमें आपने बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। जी। तो जैसा मैंने बताया कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं टॉपिक वाइज़ पढ़ता था कि हाँ, जूरिस में आ गया तो अब ये क्या-क्या टॉपिक हैं, कॉन्स्टी में आ गया तो कौन-सी तो पूरा इम्पोर्टेंट है, या फिर फैमिली में आ गया तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ऐसे। तो मैंने आपसे माँगा भी था वो पीडीएफ कि ये सर ये वाला जो है ये पीडीएफ मिल सकता है क्या? फिर उसके बाद मैंने सर कोर्स जॉइन कर लिया था। तो हम्म। उसमें मॉक्स से मुझे हेल्प हुई एंड सब्जेक्ट वाइज़ मॉक्स जो मैंने आपको बताया मतलब वो तो आपको सबसे बेसिकली उसमें इम्पोर्टेंट थे। काफी आपको उसमें बेनिफिट हुआ कहीं ना कहीं देखा जाए तो। हाँ, अच्छा, तो एंड केस प्रियांश, समरीज़। केस समरीज ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें प्रियांश मैं अगर अगली चीज ये पूछूं कि अब चलिए रैंक इतनी अच्छी आई है, तो अब क्या इसके आगे का प्लान है आपका? सर आगे अभी तो मैं सिर्फ़ एलएलएम पे फ़ोकस करूँगा। ठीक। पहले मेरा नहीं था, पहले मेरा जुडिशरी करने का ज़्यादा मोटिव था और उसी चक्कर में मैंने सिर्फ दे दिया था। लेकिन अभी मेरा ये था कि अगर टॉप 5 के अंदर आता है तो मैं कर लूँगा एलएलएम। अब शायद मतलब मुझे मिल जाएगा अच्छा कॉलेज, नहीं, तो एनएलएस तो अब मिल पहला जाएगा, फ़ोकस मेरा। एनएलएस मिलेगा आपको। यस सर। तो वही ना, तो अभी फिर पहला फ़ोकस मेरा सिर्फ एलएलएम पे रहेगा। उसके बाद मैं देखता हूँ सर, आगे 1 साल में कुछ नहीं पता कि मेरा फ़ोकस कहाँ से कहाँ शिफ्ट जी हो जी जाए। जी 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 जी। अभी के लिए बोल सकते हैं कि जुडिशरी शायद मेरा फ़ोकस रहेगा। अगला रहेगा, मैं समझ सकता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो उन्होंने देखिए एग्जाम बहुत ही मेहनत से दिया, और मेहनत करने के बावजूद कुछ किसी वजह से मान लो नहीं पेपर अच्छा गया, या हुआ कि यार मेरा जो किस्मत था इस साल इतना अच्छा नहीं है, तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज होगा? सर सबसे पहला सर, क्लैट पीजी का कुछ फिक्स नहीं है सर। उस दिन आपका कैसा माइंडसेट रहता है, उस चक्कर में खराब हो गया। कुछ पैराग्राफ छूट गए, जहाँ टाइम नहीं देना था वहाँ टाइम ज़्यादा चला गया। जहाँ इजी क्वेश्चन थे वहाँ भी टाइम नहीं दे पाए ढंग से, इजी क्वेश्चंस गलत हो गए। तो वो तो सर डिपेंड करता है, मतलब आपका उस दिन कैसा रहा उस पे, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा सर, क्लैट यूजी में एक दिक्कत ये होती है कि आपको 12th के बाद कुछ करना होता है। क्लैट पीजी तो आप अब भी 1 साल है, हाँ। दोबारा दे लेंगे। कुछ भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो करें। एलएलएम तो हम्म। 1 साल बाद करो, 2 साल बाद करो, हम वो भी कर सकते हैं। दूसरा फिर सर, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स भी आते हैं, केवल क्लैट भी नहीं है। हाँ, सीवीटी भी है, तो आईएलआई भी है, खड़गपुर भी वही, है। वही, जी। वही। तो मैं तो कितनी बार देखता हूँ सारे टॉपर्स एक बार क्लैट दे रहे हैं, फिर दूसरी बार भी क्लैट दे रहे हैं, रैंक अच्छी से अच्छी करते जा रहे हैं। तो हाँ। क्लैट पीछे सर आप दे सकते हैं, वैसे ऐसा प्रेशर भी नहीं है आप पे जल्दी करने का कि इस हम्म। बार नहीं आया, दिक्कत हो गई, तो तो नेक्स्ट बार कुछ। कोई टेंशन तो है ही नहीं, हाँ, इसमें। हाँ नहीं, ये बात सही है, बिकॉज देखिए बहुत ही आपने बहुत ही रेलिवेंट पॉइंट यहाँ पे रखा कि पहली बात तो ये है कि क्लैट पीजी एग्जाम जो है वो लोग बार बार देते हैं। कभी अब एक बार एलएम निकलता है, फिर उसके बाद पीएसयू के लिए आप एग्जाम दोगे। उसके अलावा सीवीटी का एग्जाम हो हाँ, गया, आईएलआई है, आईआईटी खड़गपुर हो गया, फिर उसके अलावा एनेट का एग्जाम होता है। इतने सारे एग्जाम्स हैं, तो कभी भी एक होता है ना कि निराश होकर अगर आप बैठ जा रहे हो कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, और मैं अगर फिर जी अब सर। इस बार नहीं हो पाया तो फिर मेरी जिंदगी तबाह हो गई, और ये एग्जाम कैसे मेरा खराब चला गया। क्योंकि देखिए कई होता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे ही एलएलबी उनका खत्म होता है, उनका पहला ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है जो कि उन्होंने दिया होता है। लेकिन क्या बच्चे ऐसे जो कि यस सर। क्लैट यूजी भी नहीं दिया है प्रॉपरली, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो हाँ, जाती है कि क्लैट पीजी मेरा खराब चला गया, अरे ये क्या हो गया। तो उन हाँ। स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली मैं कहूंगा, मतलब आप तो एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने यूजी दिया है, आप एनएलयू में भी हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए एक चीज होती है ना कि एक एक्सपीरियंस वाली बात होती है कि उनका पहला एक्सपीरियंस अगर थोड़ा खराब चला गया, तो उसके बाद उनको यस फिर सर। एक दिमाग में हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। लेकिन आपको डरना नहीं है, आप बस ये देखिए कि भाई आप है, आप जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी किया है, और आपके उसमें और उनके उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। आप भी वही हवा, वही खाना, वही सारी फैसिलिटीज, वही सब कुछ आपके पास, सबके पास, हम सबके पास है आज के डे एंड एज राइट। में। तो मेरा ये मानना है कि बस आपको लगे रहना है, और थोड़ी सी बिल्कुल मेहनत सर। आप करोगे, पक्की बात है कि आज आप प्रियंशु, आज आज आप यहाँ पे हमारे साथ बैठे, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कल को जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है,
वो हो सकता है एक दिन ऐसा हो कि एक्सपीरियंस अपने शेयर करें, तो ये कोई बहुत मतलब मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज है जिसको कि टाइम के साथ आपको वो करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सो कि जो भी चीजें आपने प्रियांशु ने बताई हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको आई होप बहुत हेल्पफुल लगे ये पूरा सेशन, उनको काफी चीजें सीखने मिले। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई फाइनल मैसेज कोई बात बोलनी है तो प्लीज जरूर बताएं प्रियांशु। फाइनल सर मेरा मतलब जो भी था वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। बाकी तो यही है कि इसमें इतना कुछ भी प्रेशर लेने का बात नहीं है सर। क्लैट पीजी दोबारा भी आएगा अब, और मैं भी शायद दोबारा भी दे सकता हूँ, दे सकते हैं मतलब आप बिल्कुल। मुझे, हाँ अगर मैं जुडिशरी प्रेप भी किया तो मैं दोबारा क्लैट पीजी भी दूंगा शायद। तो और कुछ नहीं है सर, मतलब प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएगा, इतना टफ भी नहीं है। तो क्लैट पीजी का थोड़ा बस ये है कि पैटर्न क्या है यही कंफ्यूज रखता है सबसे ज्यादा, बाकी और कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सही बिल्कुल सही बात है। तो उसके साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू प्रियांशु वेरी मच कि आपने हमें यहाँ पे अपना वो किया, एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एज वेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।